हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा ट्रिगो का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 का। तो हम शुरू करते चलिए। लास्ट क्लास में हमने एंगल का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अभी शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर फंक्शन, जो बेसिक पार्ट है उससे। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल डिफाइन किए गए, आप जानते हो, और वो सारे के सारे एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो कोई भी एक्यूट एंगल लिया है ना, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, SINE साइन थीटा, कोसाइन थीटा, COSINE शॉर्ट फॉर्म कॉस थीटा, टेन थीटा दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा। रिप्रेजेंटेशन है, क्यों दिया गया है नाम मुझे नहीं पता। को टेंजेंट है, COTANGENT होगा, सेकेंट होगा SECANT, और ये कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है देखिए। अगर मैं एक राइट एंगल, अगर मतलब ये मान लो कोई भी एक रेफरेंस लाइन है OX, ठीक है, इस OX रेफरेंस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बाई एन एंगल थीटा रोटेट किया, तो नया रेफरेंस लाइन मिला OY। समझ में आ रहा है ना। अभी इस OY के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट लेता हूं मैं P, और उस P से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं PM, ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हुआ OPM, और यहाँ पे जो ये एंगल एक्यूट एंगल थीटा है, उसके लिए मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस प्रकार से डिफाइन करूंगा, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर MP एंड हाइपोटेन्यूज OP। ठीक है ना, रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर MP एंड हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो से डिफाइन करते हैं, दैट इज P बाई H। तो P और H का वैल्यू है Y और R, तो ये Y बाई R। कॉस थीटा को डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरीके से। टेन थीटा को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस Y बाई X। कॉट थीटा को करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज X बाई Y। दोनों को R से डिवाइड कर दिया तो नया रिलेशन निकल गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज योर एक्यूट एंगल, ठीक है, जिसको आप डिग्री, रेडियन, ग्रेड किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो सेक थीटा को अपन डिफाइन करते हैं कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल, दैट इज कॉस थीटा था X बाई R, तो ये हो जाएगा R बाई X, और जिसको 1 बाई कॉस थीटा आप लिख सकते हो डायरेक्टली जस्ट बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिमिलरली कोसेक थीटा ये हो गया। अभी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर के मेरे को सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैं ये लाइन लिख करके दे दिया यहाँ पे, कि वो मेरे को ये पूछते हैं हमेशा कि सर आपने तो P यहाँ पर ले करके परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो आपके पास ये रेशियोज मिला। जनाब अगर अपन P को शिफ्ट कर देते, थोड़ा पीछे लेके चलते या फिर आगे लेकर के आ जाते, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अगर फाइनल रेफरेंस लाइन सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू तभी चेंज होगा जब रेफरेंस लाइन, फाइनल टर्मिनल लाइन को आप चेंज करोगे, दैट इज आप और थोड़ा थीटा आगे जाओगे या फिर पीछे आओगे। समझ में आ रहा है ना। अगर एक ही लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो और परपेंडिकुलर अगर खींचते हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। अगर टर्मिनल लाइन आपका पीछे जाता है, आगे जाता है, तब थीटा चेंज होगा, और थीटा जब चेंज होगा तब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होने का चांस बन रहा है, बट अब की बार कोई चांस नहीं बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर P आगे आप लेकर के जा रहे हो, तो M भी तो आगे जाएगा ना, परपेंडिकुलर थोड़ी ना P यहाँ पे लेके आप ऐसे ज्वाइन करोगे, नहीं ना। P के नीचे जो परपेंडिकुलर आएगा वो इसके नीचे ही गिरेगा। तो अगर ये लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक ही रेफरेंस लाइन में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो सेम आएगा, बट कहानी कब चेंज होगा? जब टर्मिनल लाइन को ही अपन चेंज कर दे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। एक रीजन लिख करके दिया है, देखो जरा फटाफट, एकदम सिंपल वाले पार्ट है ये सब, ठीक है ना, एकदम जहां पे हैवी कंसेप्ट आएगा उस जगह पे समय डिवोट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये फर्जी चीज फटाफट देख लेते हैं अपन। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सबका प्रोडक्ट वो 1 होगा ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है। चलो अच्छा, तो ये नोट नंबर 1 देकर के आप लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो मैं निकाल मतलब ये पार्ट आप बाद में नोट करना कॉपी में। पहले नोट नंबर 2 पे आप वो टेबल बना लेते एक बार, है ना, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होता है ना कि एनसीईआरटी में अपन रट के आते हैं ना बेसिकली। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज एक बार देख लेते हैं कैसे आया है और क्या क्या है वैल्यूज। ठीक है ना, क्या 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होता है सभी को, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90 डिग्री, क्योंकि वो सारे के सारे अपन सिंपल ट्राइंगल यूज करके निकाल सकते हैं। बाकी सारे निकाल नहीं सकते, तो उनके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन करके बाकी एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। समझ में आ रहा है ना। तो अब की बार जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया गया है वो अपन एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा,
ये चार्ट ही बना लेता हूं। देखो किताब में तो ऐसे ही रहता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सही है दोस्त, क्लियर है। चल तो ये हो गया 0 का कॉलम, 30 का कॉलम, 45 का कॉलम, 60 का कॉलम और 90 का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाले वैल्यूज। तो पहले कौन आएगा, साइन आएगा, फिर कोसाइन आएगा। बोलो थीटा किधर है, इधर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चल रहा है, थीटा इधर चलेगा ना, इधर है ना। ऐसे घबराना मत कि सर थीटा गायब कर दिए, ऐसा ही साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है विदाउट दिस एंगल। ठीक है, और ये साइन इनटू थीटा नहीं है, ये साइन ऑफ थीटा जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलो तो ये tan हो गया, ये cot हो गया, ये tan हो गया, सॉरी ये sec हो गया, और यहां पे आ गया कोसेक। ठीक है, चलिए तो ये जबकि 11th वाले को ये सब पढ़ाते नहीं है, 10th के साथ एक साथ वीडियो बन रहा है इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि 11th वाले बच्चे ऑलरेडी ये 10th एनसीईआरटी में पढ़ के आते हैं ये सब। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना दोस्त, तो क्या कर, थीटा 0 डिग्री हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल है ये गायब हो जाएगा, मतलब ये OY और OX एक ही लाइन, OY OX के ऊपर अगर गिर गया, मान लो ना ये लाइन, ये जो मान लो ये कोई भी एक स्लोप है और यहाँ पे एक रॉड लगा के रखे हो, इसको हटा दिए तो ये स्लोप जो गिर जाएगा ना ऐसे, तो मतलब ये थीटा 0 हो जाएगा। अगर गिर गया मतलब ये क्या होगा, ये रॉड खत्म हो गया, मतलब ये y का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर y 0 हो जाता है तो देखो यहाँ पे y कहां पे आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y डिनोमिनेटर में आ रहा है, नहीं यहाँ पे y डिनोमिनेटर में आ रहा है, और x और r क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। इस 0 वाले केस में होगा क्या, y का वैल्यू 0 हो जाएगा और x और r क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। क्योंकि देखना जब ये P पॉइंट M को अप्रोच करेगा, मतलब M के ऊपर गिर जाए, मतलब OY अगर OX पे आ गया तो OP और OM सेम हो जाएगा, मतलब x और r सेम हो जाएगा। तो x और r अगर सेम पुट कर देते तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, x और r सेम है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और cot और cosec में r डिनोमिनेटर में है, दैट्स व्हाई हमें क्या बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, सॉरी हाँ y डिनोमिनेटर में है तो हमें यहाँ पे क्या बोलना पड़ रहा है, इसको अनडिफाइंड बोलना पड़ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है और y का वैल्यू 0 है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप जानते हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हमेशा इसको हम क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड बोल देंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड बोल देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलो सिमिलरली 90 डिग्री का अगर बात करें तो ये पूरा ऐसे टिल्ट होते ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये पूरा ऐसे हो गया तो खुद सोचना, ये x खत्म हो जाएगा ना, ये लाइन अगर ऐसे हो गया मतलब ये P धीरे धीरे इमेजिन करके देखो, ऐसे करो इसको खींच के ऐसे लेकर के जाओ, धीरे धीरे देखोगे जाकर के ये PM और R जो है, इधर क्या बनेगा मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, इधर PM जो है और OP जो है वो इक्वल हो जाएगा, दैट इज आपका y और r बराबर हो जाएगा और x का वैल्यू 0। तो अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा cos का आंसर 0 मिलेगा, और क्या 0 मिलेगा हमारे को, cos अगर 0 हो गया तो और क्या मिलेगा, हाँ cot भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और y और r अगर सेम हो गया दोस्त, y और r अगर सेम हो गया तो sin का आंसर 1 आ जाएगा, cosec का आंसर भी 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो बाकी क्या है, tan है और sec बाकी है, तो tan और sec के नीचे cos आता है, cos 0 हो गया तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये दोनों के दोनों क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है मेरी बात, बस इतना सही है। ठीक है ना, क्योंकि जितने जगह पे x डिनोमिनेटर में कहां पे देख लो, यहाँ पे है x डिनोमिनेटर में y बाई x, तो tan अनडिफाइंड हो गया, और x डिनोमिनेटर में है यहाँ पे तो sec भी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, और बाकी सारे के सारे डिफाइंड है। क्लियर है ना, पक्का। चलिए अभी अपन बातचीत कर लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों को एक साथ ही अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 या फिर 60 के लिए अपन बातचीत कर लेते हैं। कैसे निकालें, ऐसे कर लेता हूं, 2 कॉलम बना करके। ठीक है, ऐसे बताता हूं तुमको, तो ऐसे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 30 और 60 निकालने के लिए बेसिकली अपन क्या करते हैं जानते हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसका साइड लेंथ अपने सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो आप, मैं अपने हिसाब से ट्वाइस से मान रहा हूं, तो ये AA हो गया।
और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया और ये भी आपका 30 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है, और ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करके आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो ना सिंपल सा, क्या अगर प्रूफ करने बोलता है तो जैसे बता रहा हूं उस तरीके से अच्छे से ज्योमेट्री वगैरह लिख के प्रूफ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री के लिए इसको कंसीडर करोगे आप, राइट पेन से बताते हैं, है ना भाई। चलो 30 डिग्री के लिए इसको कंसीडर करोगे ना। चलो तो साइन 60 कितना हो जाएगा दोस्त, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ट्वाइस ए है, ये ए है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, √3a होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3a डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा √3/2, क्लियर है। cos 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a बाय ट्वाइस a, कितना हो जाएगा, हाफ। tan थीटा तो इन दोनों का रेशियो करने से ही आ जाएगा √3, जैसे यहां से पता चला ना। फिर cos थीटा, आप tan को उल्टा कर दो, आ जाएगा। फिर sec थीटा, यहां से भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप यहां से भी देख सकते हो, है ना। बेसिकली तो यहां से ही आया ना सब। और cosec थीटा हम इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज 2/√3 हो गया। अभी 30 डिग्री अगर निकालना है तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है ना। उसके एडजेसेंट में जो होता है वो बेस होता है और ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के लिए अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ऐसे हो जाएगा 30 डिग्री, उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा a, बेस हो जाएगा उसका √3a और हाइपोटेन्यूज से आपका ट्वाइस है, समझ में आ रहा है ना। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, a बाई ट्वाइस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। cos 30 देख लो √3/2 हो जाएगा, है ना। tan इन दोनों का रूट रेशियो ले लो 1/√3, cot इसका उल्टा हो जाएगा √3 हो जाएगा, sec का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/cos दैट इज 2/√3 और cosec हो जाएगा sin का उल्टा दैट इज 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना दोस्त। अभी अगर आपको 45 पे जजमेंट देना है तो 45 के लिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने का जरूरत नहीं है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, समझ में आ रहा है। 45 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसको ट्वाइस से मान लो ये a है, ये a है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से √2a, ठीक है ना। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया बेसिकली, अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों लेंथ इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। बस उस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बनाने, बस हो जाएगा काम खत्म, ठीक है ना। ये सब एकदम बीचों बीच गिरता है 45, 60, 30, इसीलिए ट्रायंगल से निकल गया। बाकी अगर मैं बोलता हूँ 18 डिग्री का वैल्यू बताओ, ये सारे रेशियोज है ना, 36 डिग्री वाला 72 डिग्री बोलो, 22.5 बोलो, नहीं बोल पाएंगे, बट कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगा करके वो सारे वैल्यूज भी अपन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वही तो चीज पूरा चैप्टर वाइज आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि 45 में क्या होगा। साइन 45 क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो 1/√2 हो जाएगा। cos 45 भी a बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस तो सेम ही है ना, बेस और परपेंडिकुलर 1/√2। अभी tan हो जाएगा a बाई a1, cot भी इसका उल्टा, और ये दोनों √2 हो जाएगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल। क्लियर है। तो ये पूरा टेबल हमारा बन गया, ठीक है ना। अभी आप क्या दिक्कत है सोचो, आप याद रख दोगे 30 डिग्री 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस इतना सा याद रख दो। 0 डिग्री 90 डिग्री तो डायरेक्टली इसी डायग्राम से आ गया, और 45 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना। तो इतना सब 3 चीज याद रख दो, पूरा टेबल याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं, बट फिर भी बोलूंगा टेबल याद रखना है, ऐसा नहीं कि टेबल याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन में काम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं, अपना वैल्यू सबको याद हो ही जाता है और आपको भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को भी ये चीज आता है। समझ में आ रहा है ना। 10th का सबसे इजी चैप्टर माने जाते हैं, बच्चे भर के नंबर लाते हैं यहाँ पे, बट कंसेप्ट वाइज अगर घुमाऊंगा देखोगे आगे जाकर के, थोड़ी देर इंतजार कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि असली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, ठीक है। तो ये टेबल अपन ने बना दी बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा और प्रॉपर्ली 11th वाले बच्चे ऐसे ही आप लिख दीजिएगा कॉपी में, और 10th वाले बच्चे अगर इसको अच्छे से सारी चीज को प्रूफ करके लिखना चाहते हैं तो अच्छे से प्रूफ करिए, अच्छे से कंसीडरिंग और इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह अच्छे से थियरी वगैरह लिख के आप प्रूफ करके रखिएगा, ठीक है। और अदरवाइज 11th को बस ये याद ही रहता है, बस एक बार फॉर्मेलिटी का लिख के रख दीजिए, ठीक है। तो इतना सा ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आगे अपन देखते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, अभी हमारा अगला पार्ट है ट्रिगो आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होता है वो आप अगर एक बार सोचोगे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ x² - 2x = 0, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। x² - 2x = 0, ये इक्वेशन ट्रू है फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 0 and 2, सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए वो ट्रू है। बट आइडेंटिटी ऐसा कोई इक्वेशन होता है जो सारे वेरिएबल्स के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। जैसे a + b फेमस आइडेंटिटी अलजेब्रिक सभी जानते हो,
है ना, कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस वाई सी बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का कोई भी वैल्यू पुट कर दो हमेशा ट्रू होगा, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन ट्रू हो जाता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, ठीक है। चल, तो अभी ट्रिगो आइडेंटिटीज क्या होगा, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे, समझ में आ रहा है ना, ऑब्वियसली, अदरवाइज तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इज सेड टू बी ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट satisfied for all values of theta for which the trigonometric ratios are defined. मेरी बात समझ आया दोस्त? An equation involving trigonometric ratios of an angle theta is said to be a trigonometric identity if it is satisfied for all values of theta for which the trigonometric ratios is defined. हम सिर्फ वही वैल्यू ले सकते हैं, आइडेंटिटी तो बनेगा, बट हम सिर्फ वही वैल्यू लेंगे जहां पे वास्तव में आइडेंटिटी का मीनिंग बनेगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होगा। क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर जगह पे डिफाइन नहीं होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, इनफाइनाइट वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड होगा। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे आप मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लो, सेक tan 0 डिफाइंड है क्या, बोलो नहीं है ना, समझ में आ रहा है, तो उस प्रकार से। अरे tan 0 क्या बोल रहा हूं, ये cot 0 डिफाइंड है क्या, नहीं, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तीन प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये तीन फेमस आइडेंटिटी है हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है। अभी बोले सर इनको प्रूफ कैसे करें, तो सिंपल लॉजिक है इनको प्रूफ करने का, ठीक है ना। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। पूरा दुनिया जानता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, क्या होगा ये, ठीक है ना। तो थीटा क्या है, ये वाला है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर एलसीएम लेना आता है तो ले लो, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या होगा दोस्त, सेक स्क्वायर में थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा भाई। सिमिलरली cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर भी प्रूफ कर सकते हो। बट अगर एग्जाम 10th वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, 11 में ये सब नहीं आएगा, ये सब बड़ा बेसिक है। 10th वाले बच्चों अगर एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए देता है तो आप सबसे पहले राइट एंगल के लिए प्रूफ करोगे, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, आप जानते हो एक्यूट एंगल है। बट अगर ये 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो ना। इस केस में बोल रहा हूं, इस केस में, क्योंकि यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है ना, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू इस जगह पे। तो यहाँ पे आप राइट एंगल के लिए अलग सा प्रूफ कर देना, बट यहाँ पे राइट एंगल पे तो एग्जिस्ट ही करेगा ना, 90 डिग्री पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ये सारा 0 डिग्री पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एक बार मैंने क्लास में बच्चों को पूछ लिया था, शुरुआत में आते ही पहला लेक्चर क्लास 11 का, एकदम सबको 100 को 100 मिल चुका है। समझ में आ रहा है ना। सेक स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या है, मुंह खोल के सीना चांद जवाब देता है सर 1 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्या इसका आंसर 1 होगा जनाब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखते ही आंसर 1 हो गया, जरूरी है नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 कहां पे होता है हमेशा, ये बहुत बच्चे मेरे को ये भी डाउट पूछते हैं। अच्छा मैं पहले ये बता देता हूं, सेक स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90, अरे भाई इसका आंसर 1 कहां पे होगा, इसका आंसर 1 उसी जगह पे होगा जहां पे सेक और tan दोनों डिफाइंड है। 90 डिग्री पे तो दोनों डिफाइंड ही नहीं है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो हम लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे कैलकुलस का शुरुआत में, ठीक है, तो 12 में आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है बट कुछ भी हो सकता है ना आंसर। तो इसका आंसर कभी भी अपन डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर ये वाला इंफिनिटी 1 लाख है, ये 2 लाख है, तो 1 लाख माइनस 2 लाख हो जाएगा माइनस 1 लाख। अगर ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा 1 लाख। तो कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ भी आ सकता है ना। फॉर सिंगल वैल्यू एक इनपुट देकर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये थोड़ी ना पॉसिबल होगा, नहीं।
इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो sec स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90 कभी भी 1 नहीं हो सकता। अभी ये समझाने के बाद बच्चे मेरे को ये पूछते हैं कि सर आपने जो बोले कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये डिफाइंड होना चाहिए बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी, बट 90 डिग्री के लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो मेरे भाई यहां पे लिख के दिया गया है कि फॉर विच द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, इसीलिए तो ये लाइन लिख के दिया गया है। क्योंकि अगर यहां पे ये चीज नहीं लिख के देता तो बच्चा समझ जाता कि थीटा का कुछ भी वैल्यू हो जाए डिफाइंड होगा, ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट्स ओके, ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। बट ये तो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाएगा और 90 के सिमिलर बहुत सारे एंगल्स पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस जगह पे क्या करेंगे, उन सारे वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिटी का मतलब वो वैल्यूज का बात कर रहे हैं। सारे वैल्यूज पे डिफाइंड होगा, बिल्कुल ट्रू है, बट सारे वैल्यूज में से वही वैल्यू आएगा जो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए क्लियरली यहां पे लिख के दिया गया है। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर तो पहले 1 कभी मत दो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसका आंसर हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर कभी भी 1 नहीं होगा। और अगर इसका आंसर 1 नहीं है तो इसी के पैरेलल एक और कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों के मन में, जो अभी बोला कि सर अभी बोल रहे हो कि ये 90 डिग्री के लिए 1 नहीं आएगा, मतलब ये हर थीटा के वैल्यू के लिए 1 नहीं आएगा, तो ये आइडेंटिटी कैसा हुआ? अरे भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का डेफिनेशन में हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जो फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा, जो रेशियो को अनडिफाइन कर देगा। हम वो वैल्यूज लेंगे जो फंक्शन को डिफाइन करेगा एंड देन चेक करेंगे कि वो सारे वैल्यूज जो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है क्या वो सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो बस हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 प्रूफ करने दिया तो ये तो मैंने थीटा एक्यूट एंगल मान के राइट एंगल के हेल्प से प्रूफ किया। आप एक बार केस 1 में थीटा 90 डिग्री करके भी प्रूफ कर लेना, जहां से डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग केस 2 में ये एक्यूट एंगल वाले केस में प्रूफ कर लेना। ठीक है, और बाकी अगर एंगल्स कुछ भी होता है तो क्या होगा वो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। सही है, चलो अभी ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 पढ़ने के साथ साथ ही दिमाग में ये चीज क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे भाई इसको तो फैक्टराइज कर सकते, अगर इसको फैक्टराइज कर सकते तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। अभी यहां से मैं दो रिजल्ट मुफ्त का निकाल सकता हूं, एक sec प्लस tan इज इक्वल टू 1 बाई sec माइनस tan, या फिर दूसरा हो जाएगा sec माइनस tan इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली cos x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर को भी फैक्टराइज करके आप कर सकते हैं। तो इस रिलेशन के ऊपर फेमस क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइन हो जाता है ना, आप लोग किए भी होंगे, कैसे क्वेश्चन आता है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन। अभी तो एकदम रद्दी हो गया, सारे जगह पे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, एग्जॉस्टेड है अभी, और शायद ही आने का चांस बहुत कम है। अगर ये दिया जाता है तो आपको cos थीटा sin थीटा ये सब निकालने के लिए पूछा जाता है। sin और cos अगर आ गया तो दुनिया के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से करेंगे क्या वैसे के लिए? वैसे के लिए अपन लिखेंगे कि अगर हमें कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा k दिख गया तो दूसरा रिलेशन आपके पास मुफ्त में होना चाहिए कि sec प्लस tan अगर k है तो sec माइनस tan 1 बाई k होगा, खत्म। दोनों को जोड़ देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, पूरा ब्रह्मांड निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा हमें क्या पता? 1 पता। अगर बेसिक से एकदम एग्जामिनर को सॉल्यूशन दिखाना चाहते हो तो ऐसे करोगे, 1 बाई दिस इक्वल टू 1 बाई k, ये 2 और ये गिवन 1 है, फिर पहले तो लिखोगे ना गिवन वगैरह आप लिखोगे। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ दोगे तो आपके पास sec थीटा आ जाएगा, 1 और 2 को घटा दोगे तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा, है ना। फिर दोनों को डिवाइड कर देना, 2 को 1 से डिवाइड कर देना तो tan बाई sec आ जाएगा sin का वैल्यू। सिमिलरली आप cos का वैल्यू निकाल सकते हो, sec थीटा का रेसिप्रोकल ले लेना, cos आ जाएगा, sin cos अगर आ गया तो बाकी कुछ भी आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो इसका एप्लीकेशन समझ में आया ना? तो कोई भी फॉर्मूला जब भी इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का खेल है, ये पूरा फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगता नहीं है। दिमाग किधर लगता है? दिमाग किधर लगता है? दिमाग बहुत ही कम जगह पे लगता है। कॉम्बिनेटोरिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बड़ा दिमाग लगता है। समझ में आ रहा है ना? नंबर थ्योरी बड़ा दिमाग लगता है। समझ में आ रहा है? फिर और दिमाग वाले ब्रांच बताओ ना, कैलकुलस, कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस बड़ा दिमाग लगता है। इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल बड़ा दिमाग लगता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल कुछ दिमाग वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना कुछ दिमाग वाला काम नहीं है।
सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते जाओ, मैकेनिकल चैप्टर ये सब, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो डीप वाले कुछ चैप्टर एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा दिमाग लगता है, खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। तो है ना, कुछ कुछ होते हैं कि प्रैक्टिस डिपेंडेंट होते हैं, कि जितना सवाल लगाएंगे, जितना बार नोट्स रिवाइज करेंगे, वैसे नोट्स रिवाइज करेंगे तो सारे टॉपिक्स ही स्ट्रांग होता जाएगा आपका, बट जितना सवाल लगा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करोगे फॉर्मूले की प्रैक्टिस उतना बढ़ता जाएगा और चीजें आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी भी एग्जाम की बात करें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है और वो सबको पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, अगर आप समझ के पढ़ते होंगे। अगर आप समझ के नहीं पढ़ रहे होंगे, जैसे फंक्शन एक चैप्टर हो गया, ठीक है, तो तब तो धराशायी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर समझना नहीं है तब तो रट लो, हो जाएगा काम, ठीक है। ज्यादा दिन तक तो चल नहीं पाओगे ऐसे। चलो, तो ये एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, नोट नंबर 1 और 2 का। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार करके अच्छे से लिख के रखना। अगर लिखना चाहते हो ये एग्जांपल साथों साथ लिख देना, अदरवाइज शीट वगैरह में ऐसे ही मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे मैं आपको नोट नंबर 3 में एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले। एक और चीज बता देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ट्रिगो रेशियोज इनटू अदर्स। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। तो जैसे मान ले मैं क्या बोला कि साइन और कॉस अगर पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू अगर पता है तो दुनिया का कुछ भी निकाला जा सकता है ना दोस्त। नहीं निकाले जा सकते क्या, कुछ भी निकाला जा सकता है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आपको पता है तो दोनों का रेशियो ले लोगे, tan आ जाएगा। tan अगर पता चल जाएगा तो cot पता चल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल cosec पता चल जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec पता चल जाएगा। तो ये दोनों बेसिक है। अभी इनमें से भी अगर एक पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे। मान लो अगर साइन सिर्फ पता है तो cos का जरूरत है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन का वैल्यू रख दोगे तो cos आ जाएगा। अभी प्लस या माइनस कौन सा लोगे वो क्वेश्चन में थीटा के ऊपर दिया हुआ रहता है कि थीटा रेस्ट्रिक्ट है, अकॉर्डिंगली हम सीखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए अब चिंता मत करो, प्लस या माइनस में से दोनों भी आ सकता है और एक भी आ सकता है कोई, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है। थीटा जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, अभी इसके लिए टेंशन मत लो। तो साइन अगर पता है तो कॉस निकाल सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, कॉस अगर पता है तो साइन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी एक 6 में से मैं अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देता हूं तो बाकी 6 का 6 आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको रैंडमली cot थीटा दे दिया, क्या दे दिया, cot थीटा दे दिया। अगर मैंने cot थीटा दिया तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करके cot यहां पे पुट करके यहां से आप cosec निकाल दोगे। cot आ गया तो tan आ जाएगा, cosec आ गया तो sin आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। साइन और tan को अगर रेशियो ले लेंगे या फिर दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो cos आ जाएगा, और अगर cos आ गया तो sec आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से अपन खेल खेल रहे हैं। तो वही चीज अपन को सीखना है। आइडेंटिटी अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया तो बाकी सबको तो अपना आप में निकाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 का मतलब ऐसा नहीं कि साइन और cosec दिया है, ठीक है ना। साइन देना और cosec देना एक ही बात है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दे देगा मुझे तो मैं विदाउट आइडेंटिटी सारी चीज निकाल दूंगा। बट अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, जैसे cot दिया हुआ, पहले आइडेंटिटी यूज करके एक और निकालेंगे और बाकी सारे अपना इन दोनों की मदद से आ जाएगा, ठीक है। उल्लू बनाने के लिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं ना, जैसे साइन थीटा मैंने दे दिया हाफ, है ना, एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चा करता रहता है। अरे ये पॉसिबल है क्या गधा, पहले तो वो सोच। साइन थीटा अगर हाफ है तो cosec थीटा 1/3 हो सकता है क्या, नहीं। तो उस जगह पे बच्चा पेन चलाएगा, एकदम धड़ाधड़ फॉर्मूला लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शुरू हो गया। अरे भाई पहले थोड़ा सा तो अकल लगा, दिमाग लगा कि साइन थीटा अगर हाफ है तो cosec थीटा पॉसिबल है, नहीं। ऑप्शन में एक और ऑप्शन होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बाद में जाकर के और ऐसा भी कुछ आंसर देगा, ठीक है ना। मान लो साइन थीटा हाफ और cosec थीटा 1/3 दे करके अनाप शनाप कुछ क्वेश्चन बना दिया। तो ये तो पहले देख के समझ रहा है कि ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सच दैट साइन थीटा हाफ और cosec थीटा 1/3। तो आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा नो सच थीटा एग्जिस्ट, ठीक है। बट उस जगह पे भी बच्चे करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा होशियार रहिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है आपको
मैंने आपको बता दिया। अभी मैं कितना फॉर्मूला निकालूंगा, किताब वगैरह में निकाल के दिखाता, मैं कितना निकालूंगा, मैं तो टेक्निक बता दी, आप टेक्निक लिख करके रख दूंगा और बाकी अपन क्वेश्चन में करेंगे जो भी काम करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अगर निकालें तो कितना निकालें? अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आइडेंटिटी का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। अगर एक गिवन है और ज्यादा एक ही देता है गिवन, तो बाकी आप आइडेंटिटी यूज करके एक और निकालोगे। अगर 2 आ गया तो बाकी चारों का चारों अपना आप आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लस माइनस में से कौन सा लेना है वो अपन सीखेंगे आगे जाकर, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। क्योंकि उधर थीटा को अगर मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो प्लस माइनस दोनों ही आएगा, और अगर मैं थीटा को रेस्ट्रिक्ट किया, जबकि क्वेश्चन में गिवन रहता है कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तब जाकर के अपन बोल सकते हैं प्लस या माइनस में से कौन सा होगा, और वो अपन करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन इस बेसिक फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है ना? क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है और कुछ नहीं। एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है। अभी क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म। समझ में आ रहा है? चलो तो चलिए देखते, शुरू करते अभी कि क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद बाकी अगला पार्ट में जाएंगे अपन। ठीक है? तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अभी तक जितना भी थियरी हमने स्टडी किया है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लेना। इसके बाद नोट 1, फिर उसके बाद टेबल एंड इट्स प्रूफ था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर इधर जितना भी प्रूफ बताया अभी वो लिख दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए प्रॉपर्ली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अभी जहां तक आपको पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उनके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वो पूरा ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है? और उसके बाद अपन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, दैट इज आपका जो एलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, या फिर दूसरे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ASTC रूल, ये सारे चीज क्या होता है ना? रिमेनिंग एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखेंगे। ठीक है? तो पहले ये क्वेश्चंस कर लेते। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। ठीक है? एक ट्राइंगल है OPQ कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P। ठीक है? आपको दिया गया है OP माइनस PQ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और OP का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा निकालना है। बट इस थीटा डेफिनेटली ये एंगल थीटा दिया होगा, क्वेश्चन में मिसिंग है, आप ऐड कर देना। ठीक है? तो वी हैव, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? OP माइनस OQ जो है वो 1 दिया गया है। ठीक है? और OP का वैल्यू हमें ये पता है, सॉरी OP माइनस PQ है, OP माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। PQ का वैल्यू हमें पता है कितना है, 7 cm है। ठीक है? तो आप यहां से निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। बोले सर क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि आप जानते हो, ये गिवन लिख देते, ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते, और फिर रिमेनिंग चीज वी हैव में डाल देते, है ना? वी हैव OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर हो जाएगा। सही है? तो PQ स्क्वायर जो होगा तो OQ स्क्वायर माइनस, अभी अच्छा OP माइनस PQ है, तो OP माइनस PQ का अगर मैं बात करूं तो OQ स्क्वायर यहां से जनरेट हो रहा है ना, तो OQ कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। OP माइनस PQ पता है हमें। ठीक है? OP माइनस PQ तो नहीं होगा यार। PQ अगर दिया हुआ है 7, तब तो OP अगर दिया हुआ है तब तो PQ डायरेक्टली मिल जाएगा। पाइथागोरस वगैरह लगाने का तो कोई जरूरत ही नहीं होगा। अगर PQ 7 दिया हुआ है तब तो OP डायरेक्टली निकल जाएगा ना, यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए OP माइनस OQ टाइप का कुछ होगा। चलो दोनों ही मैं बता दूंगा। अगर OP आपके पास आ गया 8, ये 7, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है? अभी आप थीटा पता है तो साइन थीटा दिस बाय दिस, कॉस थीटा दिस बाय दैट, tan थीटा दिस बाय दिस, ये सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली आप tan थीटा इनटू cot थीटा निकाल देना। और अगर कोई होशियार बच्चा होगा तब तो वो डायरेक्टली आंसर लिख देगा 1, क्योंकि वो जानता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इनटू cot थीटा हमेशा 1 होगा। सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो मैं वो वाला चीज भी बता देता हूँ, बट अगर इंडिविजुअल tan थीटा या cot थीटा पूछता है तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो OP माइनस OQ अगर आपको दिया हुआ है 1, OP माइनस OQ,
और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो मैं यहां से सोच सकता हूं कि हमें पता है कि ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर दैट इज 49 हो जाएगा। सही है, तो ओपी प्लस ओ क्यू इंटू ओपी माइनस ओ क्यू, इसको मैं लिख सकता हूं ओ क्यू प्लस ओपी इंटू ओ क्यू माइनस ओपी इक्वल टू 49। अभी ओपी माइनस ओ क्यू 1 दिया हुआ है, तो ओ क्यू प्लस ओपी कितना हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस 49 हो जाएगा। अभी अगर ये माइनस 49 है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, दो लेंथ का समेशन नेगेटिव कैसे आ सकता है, मतलब डेफिनेटली ये ओ क्यू माइनस ओपी होना पड़ेगा, क्योंकि ओ क्यू हमेशा ओपी से बड़ा है ना, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली ये ओ क्यू माइनस ओपी होगा। तो ये +1 ये 49 होगा। अभी ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ओ क्यू और ओपी मिल जाएगा, और पी क्यू तो दिया हुआ है तो सारी चीज आ जाएगा, फिर सारे रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हो। मुद्दे का चीज है कि तीनों साइड लेंथ निकालना है सॉल्व करके यूजिंग जस्ट सिंपल पाइथागोरस। ठीक है, क्लियर है, तो आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1 अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के और बढ़ते हैं। 2 पे क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 2 पे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी बी पे राइट एंगल है, और एबी का वैल्यू 5 है, एंगल एसीबी आपका 30 डिग्री है, तो डिटरमाइन बीसी एंड एसी, बीसी निकालना है, एसी निकालना है। चलो दोस्त, तो बीसी और एसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बीसी निकालना है तो tan 30 लिख दो ना, tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 के ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो 5 बाई बीसी हो जाएगा। अभी tan 30 का वैल्यू सभी को पता है 1/√3 होता है, तो बीसी का वैल्यू हो जाएगा 5√3। अभी आप 5√3 ये 5 है, पाइथागोरस लगा के निकालो, या फिर आप दूसरा कोई sin 30 का रेशियो ले लो, कुछ भी करो वो आपका मर्जी है। तो sin 30 कितना हो जाएगा 5/AC, तो डेफिनेटली AC का वैल्यू 5 × 2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया होगा, हाँ सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, क्लियर है, आराम से बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप याद रखना कि ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके ऑफिशियली तो पढ़ेंगे ये सारी चीज, बट अभी के लिए एक चीज आप अच्छे से याद रखना दोस्त, कि होता क्या है ना कि अगर आपका एंगल एक्यूट है, अगर आपका एंगल एक्यूट है, दैट इज अगर थीटा जो है वो अगर मेरा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, तो साइन थीटा का बात करो या कॉस थीटा का बात करो या टेन थीटा का बात करो या कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना, और इन दोनों का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है, दैट इज सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये रेफरेंस लाइन 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 0 से 90 के बीच में हमेशा सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑफिशियली हम ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है, एएसटीसी रूल वगैरह सारी चीज है। ठीक है, चलो नंबर 3 क्वेश्चन में देखो, नंबर 3 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो साइन a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, और a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 0 से 90 के बीच में, और a ग्रेटर देन b दिया है। अगर a ग्रेटर देन b दिया है तो a माइनस बी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन a माइनस बी अगर हाफ है तो मैं वन ऑफ द एंगल, जबकि मैं 11 वाले बच्चों को बोल रहा हूं कि ये चीज ओरिजिनली यहाँ पे मैं अभी तो डायरेक्टली लिख दूंगा a माइनस बी 30 डिग्री, बट ये हमेशा 30 डिग्री होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। a माइनस बी के पास इनफाइनाइट ऑप्शन है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जाकर के आप लोग सीखोगे कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है। समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम वैल्यू दे सकता है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए उनको पीरियडिक फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, तो पीरियडिसिटी मतलब जो सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करे, हम लास्ट में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में, और ऑफिशियली पीरियडिक फंक्शन हम लोग डिटेल में 2-3 लेक्चर में क्लास 12 में पढ़ाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया है व्हाट इज पीरियडिसिटी। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ से डायरेक्ट 30 डिग्री लिखेंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 30 डिग्री होगा, ये दूसरे एंगल्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो अभी
कोसाइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। तो a प्लस बी का वैल्यू हम 60 लिख देंगे फ्रॉम द गिवन टेबल, जो हमने टेबल सीखे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है ना सर। तो ये हमेशा 60 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे ये नेक्स्ट लेक्चर में जाकर के सीखोगे cos 300 डिग्री का वैल्यू भी आपका क्या होता है, हाफ ही होता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बहुत सारी जगह पे ये चीज हाफ हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 60 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे तो होगा और भी बहुत सारी जगह पे होगा, ठीक है। तो एक लॉजिक यहाँ पे दे सकते हैं, सिंस a माइनस बी ग्रेटर देन 0, इसीलिए मैंने 30 लिया, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल हो सकता है, बट अभी इंटरवल गिवन है इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, इसीलिए हम 60 लिए, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में एक ही एंगल है जहां पे 0 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही एंगल आ रहा है जहां पे आपका कोसाइन का वैल्यू हाफ होता है, उसको छोड़ के बाकी बहुत सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा, बट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ एक ही एंगल एग्जिस्ट करेगा जहां पे इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, क्लियर। तो अभी अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ गया, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ट्वाइस ए का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -2b का वैल्यू हो जाएगा -30 डिग्री, तो b का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अभी ये दोनों चीज a प्लस बी देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, और a जो है वो b से बड़ा है, मतलब गिवन कंडीशन जो है क्वेश्चन का वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पर मैं बार बार ये मेंशन करके दे रहा हूं कि ऐसा a और b का एक पॉसिबल सेट एग्जिस्ट करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट a और b का ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा। अगर a और b दो एंगल है तो यहाँ पे इनफाइनाइट a और b पॉसिबल होगा, बट वो इनफाइनाइट कैसे होगा उसके लिए अगर समझना है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज आपको पार्ट 3, ठीक है। बट अभी के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो सिर्फ आप इतना सा समझोगे कि a और b 45 और 15 ही होगा अंडर द गिवन कंडीशन, अभी तक जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हमें बोल रहा है कोई रिलेशन प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखते हैं। आगे देखते हैं 4 का पार्ट 1 LHS से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है देखो उस दिन भी क्लास 12 में डिफरेंशिएशन करा रहा था तो बच्चे इसमें फंस रहे थे, समझ में आ रहा है ना। अगर यहां से ये सिंप्लीफिकेशन किसी को आता है तो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, बट अगर यहां से यहां तक सिंप्लीफाई करना किसी को नहीं आता तो उसी के लिए वही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो 12 में नहीं मिलेगा, बट इसका पूरा एप्लीकेशन ऐसा ही क्वेश्चन डेरिवेटिव का बना देंगे जहां पे 80% क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है और 20% डेरिवेटिव है, समझे क्या मेरी बात। तो ये चीज हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, सही है। तो इसको अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कंफर्टेबल सबसे ज्यादा आंसर में आप देख रहे हो कि sec और tan आपको चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करोगे ऑब्वियसली, बट उससे पहले क्यों ना इस क्वेश्चन को ही इस LHS वाले हिस्से को ही हम पहले sec और tan में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो sec और tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, sin के नीचे cos चाहिए और 1/cos चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है ना। दोनों को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, और नीचे हो जाएगा sin बाई cos tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी जरा ध्यान से देखना, ऊपर वाले को मैंने सेम रख दी, नीचे वाले में मैंने क्या किया, sec माइनस tan। कोई बच्चे यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं, अगर रैशनलाइजेशन करोगे
तो लंबा चौड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आपको, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझे। 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं और sec माइनस 10 होता है, फिर वो 1 प्लस sec माइनस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कर सकते हो बट लंबा होगा, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो 10 माइनस sec को एक ब्रैकेट में रख दिया और इस 1 को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो यहां से देख क्या होगा, 10 माइनस 1 प्लस sec है और यहाँ पे 10 माइनस sec अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा 1, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा माइनस ऑफ sec माइनस ऑफ 10, ठीक है। अभी यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो ऊपर आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, नीचे आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और इधर आ जाएगा sec प्लस tan माइनस 1। माइनस कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये घूम गया। अभी देखो ये न्यूमरेटर वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में पूरा पूरा जनरेट हो गया, तो ये आंसर आ गया 1 माइनस 1 बाई डिवाइडेड बाई sec माइनस 10। क्लियर है, समझ में आया ना। सिमिलरली अगर मैंने को डिनोमिनेटर में आंसर रखना है इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफिकेशन किया है यहाँ पे। अगर आपको न्यूमरेटर में आंसर रखना है तो आप इसको आप sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपके देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप रैशनलाइजेशन करके भी देख सकते हो, लंबा चौड़ा होगा, बट अगर छोटे तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, 4 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 2, ठीक है। 2 इंटू साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x माइनस 3 साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x प्लस 1। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करने चला गया तो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिख सकता हूं, माइनस 3 इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। सही है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। इधर अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और बाहर प्लस 1 रह गया, ठीक है ना। अभी ये क्या बन गया आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। ये बन गया 2 और साथ में प्लस 1 है, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये 1 3 और 2 मिलके खत्म, ये खत्म, आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है मेरी बात, बस हो गया। आगे देखते हैं नंबर 3। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, नंबर 3 की ओर बढ़ते चलिए। नंबर 3 देखिए, LHS दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको अगर sec प्लस 10 में लेके जाना है तो सबसे पहले दिमाग क्या 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 आपको हिंट कर रहा है, एक ही चीज आपको हिंट कर सकता है दिमाग, वो क्या है कि सर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, करके देखते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज क्या होता है। इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। आगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर रह जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये जो बाहर निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स मत लिख देना, 9th वाले 10th वाले दोनों को सिखा चुका हूं, पेट तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा और दिमाग पूरा जिंदगी के लिए भ्रष्ट कर दूंगा आपका। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स अगर लिखोगे कभी
तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस किया। अभी कहानी पे ध्यान से देखिए, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 में दिया गया है। जो उल्लू बच्चे हो ना, जो बिल्कुल कुछ बस रटाफिकेशन करना चाहते, किसी चीज में ध्यान नहीं देना चाहते, तो वो ये कंडीशन को देखेंगे ही नहीं, बिना देखे इसको लगा देंगे 1 + cosine डिवाइडेड बाई cos, ठीक है। बट उन्हीं बच्चों को फंसाने के लिए मैं अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो रटाफिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं है गणित में, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली क्या करो कि थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2, अभी -π/2 ये होता है, ये 0 लेवल होता है, ये π/2 होता है। तो -π/2 से π/2 में अगर थीटा का रेंज पूरा ये है -π/2 से π/2, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जो 11th में है उनको शायद पता होगा कि cos थीटा दोनों जगह पे पॉजिटिव होता है। साइन थीटा का वैल्यू अभी के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो चीज आप खुद के अंदर फीड करो। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अब ये चीज रट लो, याद कर लो। अगले लेक्चर में हम इनको डिटेल में समझ जाएंगे कि ऐसा होता क्यों। फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा -1 से 1 के अंदर रहता है। तो 1 + sin थीटा जो होगा ना, तीनों जगह पे अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है ना। 1 + sin थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और cos थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव रेशियो विल बी पॉजिटिव। और आप जानते हो कि मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस किस तरीके से ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। दैट इज इसका आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा, 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। एनसीईआरटी वगैरह में ये सब कंडीशन दिखता ही नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं लिखा गया तो क्वेश्चन गलत मैं बोलूंगा, गलत नहीं, इसका मैं आंसर मॉड्यूलस में ही छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि अगर मैं थीटा का इंटरवल 90 से बड़ा कर दूंगा, तो 90 से अगर बड़ा हो गया तो 1 + sin थीटा तो हमेशा 0 से 2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 + sin थीटा हमेशा 0 से 2 के बीच में आएगा। दैट इज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बट cos थीटा हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मैं थीटा का वैल्यू जो है वो अगर π/2 से 3π/2 कर देता हूं, थीटा का वैल्यू जो है वो अगर π/2 दैट इज 90 डिग्री से 3π/2 दैट इज 270 डिग्री के बीच में दे देता हूं, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर cos थीटा उधर नेगेटिव हो गया तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली माइनस आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव विल बी नेगेटिव। तो अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव, मॉड x का आंसर क्या होता है, -x होता है ना, इफ x इज लेस देन 0। वही लॉजिक लगा करके इसका आंसर क्या दे देंगे, माइनस ऑफ दिस देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा का इंटरवल चेंज करता हूँ, अकॉर्डिंगली आंसर भी चेंज होता जाएगा। एनसीईआरटी ये सब कुछ नहीं लिखता है, रटा देता है। समझ में आ रहा है ना, मॉड्यूलस वगैरह का कोई चक्कर नहीं देगा, ठीक है। बट अगर लॉजिकली गणित को सीखना चाहते हो तो प्रॉपर्ली सीखो। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन बस 10th वाले बच्चों को अभी के लिए याद रखने के लिए बोल रहा हूं, आगे जाकर के आप लोग ऐसे ही इसको सीख जाओगे। क्लियर है, समझ आ रहा है दोस्त। तो विदाउट दिस इंफॉर्मेशन दिस क्वेश्चन इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो, या फिर अगर नहीं दिया है थीटा का वैल्यू तो मैं इसको मॉड्यूलस में ही छोड़ूंगा। मॉड्यूलस ऑफ दैट ये अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ थीटा ही आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये सब ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर समझ नहीं आता है डिस्कस करना। समझ आ रहा है, बट इसको स्किप करके मत जाना, क्योंकि अभी अगर स्किप करोगे तो आगे आपके लिए सारे सपने आपकी जिंदगी के बेकार हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10th और 12th का अच्छा नंबर का मार्कशीट लेकर के आपको जिंदगी में दूसरों को देख देख के बिताना पड़ेगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख करके तेरे को क्या याद आ रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर आपको तो एग्जैक्टली उल्टा चीज प्रूव करने बोला है। एग्जैक्टली उल्टा नहीं है, माइनस और प्लस है यहाँ पे, तो एलसीएम लेना शुरू कर देते या फिर बहुत सारे कुछ कर लेते, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेकर के एलएचएस आरएचएस कहीं से भी शुरू करके एलसीएम ले लेते फटाफट। बट कुछ होशियार बच्चे देखा मैंने क्लास में जो इस तरीके से अप्रोच करते सवाल को कि उन्होंने पहले देख लेते हैं कि सर इसको प्रूफ करने के लिए हमारे को प्रूफ क्या करना होगा, -1/cos को इधर भेजिए ना और -1/sec + tan को इधर भेजिए, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 2/cos थीटा में प्रूफ करना होगा। तो वो अगर हम प्रूफ कर लेते तो 1/cos को साइड चेंज करके आंसर निकाल लेंगे, खत्म बात। तो पहले क्यों ना हम दिस प्लस दिस, ना एलएचएस ना आरएचएस, डायरेक्टली दिस प्लस दैट से शुरू करते हैं, ठीक है। Here 1/sec
sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा से कहानी शुरू करते हैं। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? तो अभी अगर ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा sec प्लस tan और इधर आ जाएगा sec माइनस tan। तो ये tan गेट्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा और नीचे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जनाब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई cos थीटा। तो इसका वैल्यू 2 बाई cos थीटा आ गया। तो एक 2 बाई cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। तो एक 1 बाई cos थीटा इधर भेज दीजिए, तो 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा विल बी 1 बाई cos थीटा और इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड लिख देना। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये लॉजिक सीखने का प्रयास करो, है ना, इस तरीके से दिमाग को डेवलप करने का कोशिश करो। ठीक है? सिर्फ शुरू हो जाने से काम नहीं बनेगा। ठीक है? थोड़ा सा पहले सोचो, है ना, 30 सेकंड थिंकिंग में दो और फिर जाकर के अप्रोच करो क्वेश्चन को जिस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन देख के ही आपको बुक खोलोगे तो बुक का राइटर तो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, बेस्ट सॉल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली होता कैसे। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं इस क्वेश्चन को देख के ही क्या सोचता। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपकी उम्र में जब था, है ना, अभी मेरा उम्र है 23 साल, तो मैं 13 साल में जब था तो मैं इस तरीके से सोच रहा था। नहीं, तभी मैं बहुत ज्यादा बच्चा था, मैं ये मानता हूँ। ठीक है? अब की बार अगर मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं तेज बन गया, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते, तो अभी अगर मैं सोचूंगा आपकी जगह पे ये चीज कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो मैं देखूंगा कि इसका वैल्यू प्लस माइनस है, मतलब मुझे समथिंग प्लस माइनस में प्रूफ करना है। तो प्लस माइनस कब आएगा? जब इसका स्क्वायर के बारे में मैं सोचूंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर ए होगा तभी तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए टाइप का कुछ आएगा ना। प्लस माइनस ऐसे हवा से तो नहीं आएगा, तो इसका स्क्वायर में मुझे सोचना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया यहीं से आएगा कि नहीं, हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर पे सोचना जरूरी है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्ली। हियर पहले देख लो इसका स्क्वायर निकालने के लिए किस चीज का जरूरत हो रहा है वो पहले आप एक बार देख लो। ठीक है ना? इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5। ठीक है? तो इसका स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो तो ये कितना होगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 15 इंटू 2 30 sin थीटा cos थीटा। ठीक है? अभी आपको ये पता चल रहा है कि सर इसको तो मैं जैसे जैसे कुछ ना कुछ कर लूंगा, बट मुझे sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कहां से पता चलेगा? ठीक है? तो sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू पता चलने के लिए आप गए आपका गिवन इंफॉर्मेशन के पास और उसको जाकर के पूछे क्या तुम sin थीटा और इंटू cos थीटा का प्रोडक्ट दे सकते हो? ये बोला बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बोला तुमको क्या चाहिए? वो बोला कुछ मत करो, सिर्फ मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, मैं आपका रिक्वायरमेंट पूरा कर दूंगा। ठीक है? तो जैसे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 30 sin थीटा cos थीटा आ गया इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है? तो यहां से हमारे को 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 25 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो यहां से मेरे को वैल्यू मिल गया, तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा जो मेरा रिक्वायरमेंट था। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस 25 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो इन दोनों से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो 9 के अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 25 अगर कॉमन लेता हूं तो 25 के अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 25। तो ये 9 इंटू 1, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है? तो यहां से कैंसिल होकर के आंसर क्या आएगा 9। तो इसका वैल्यू आ गया 9, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होगा? अगर x स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा प्लस माइनस 3 होगा ना। ये लो प्रूफ हो गया। ठीक है? बट अगर किताब में सॉल्यूशन आप देखोगे तो पहले ही किताब में ये पार्ट कर देगा। बुक राइटर तो अपना बेस्ट सॉल्यूशन देगा ना, बट बुक पढ़ के अपन सीख नहीं पाएंगे। तो अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरे को बुक की तरह पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मेरा काम है कि आपका दिमाग को ट्रेन करना। मैं ट्रेनर हूं, मैं टीचर नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? मेरा काम है अपने दिमाग को ट्रेन करना। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं पहले ही आकर के क्लास में बोर्ड में लिख दूंगा कि चलो हम यहां से स्क्वेयरिंग वगैरह करके ये निकाल देते, तो आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि पहला पार्ट में ये करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पहले पार्ट में ये करना है? आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी किताब निकालो पहले ये लिखा हुआ रहेगा फिर ये लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन वही है। सुंदर ऐसे ही लगता है देखने में, ऐसे जो मैंने किया देखने में सुंदर नहीं लग रहा है,
पहले अगर मैं लिखता वी हैव दिस इक्वल टू दिस, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ये मिला, फिर नाटक, फिर यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करके, बस भाई ये जो किया है ये करना है, पता कैसे चलेगा? भगवान आके थोड़ी ना बोलेगा कि बेटा पहले इसको स्क्वायर कर 30 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकाल। जब मैं प्लस माइनस 3 को देखा तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इसका स्क्वायर निकालूं। जब इसका स्क्वायर निकालने गया तब जाकर के मुझे 30 sin थीटा cos थीटा का जरूरत हुआ, और उस वक्त मैंने सोचना शुरू किया फॉर 30 sin थीटा cos थीटा। उससे पहले मेरे को पता नहीं था। तो इस तरीके से मैं अगर आपकी जगह में होऊंगा मैं तो इस तरीके से करूंगा ना भाई, ठीक है? मेरे को नहीं चाहिए किताबी सॉल्यूशन। अब इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अभी एग्जामिनर का ड्रीम को, उनका मन को फुलफिल करना है, तो सजा दो क्वेश्चन का आंसर को, सॉल्यूशन में अच्छे से लिख दो, खत्म बात। पहले ये पार्ट कर दो, फिर ये पार्ट कर दो, बट सॉल्विंग पे फोकस करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं भी कर सकता था किताब की तरह, या फिर बाकी मास्टर की तरह पहले ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया, छाप दिया सॉल्यूशन, और बस आपको बोल दिया कि ऐसे ही करते। भाई ऐसे करते कैसे? दिमाग में कैसे आएगा? एग्जाम में कहां से आएगा ऐसे दिमाग में? समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? ठीक है, चलो आगे देखो नंबर 6 में क्या बोल रहा है। नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखो जरा ध्यान से। नंबर 6 में क्या बोल रहा है? नंबर 6 में बोल रहा है इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर है, तो ईच साइड का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। ईच साइड का मतलब समझना है। ईच साइड का मतलब क्या है? ईच साइड का मतलब LHS का आंसर भी प्लस माइनस 1 और RHS का आंसर भी प्लस माइनस 1, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली देख रहे हो, sec a माइनस टेन इंटू sec a प्लस टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आप जानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो वी हैव sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, ठीक है, इंटू sec स्क्वायर b माइनस टेन स्क्वायर b इंटू sec स्क्वायर c माइनस टेन स्क्वायर c इक्वल टू 1। क्योंकि आप जानते हो कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसको अभी फैक्टराइज कर दो, काम खत्म हो जाएगा। sec a प्लस टेन है, इधर से एक और फैक्टर आएगा sec b प्लस टेन b, और इधर से एक और फैक्टर आएगा sec c प्लस टेन c। क्लियर? और इसके साथ जो चीज आएगा वो हो जाएगा sec a माइनस टेन है इंटू sec b माइनस टेन b, और इधर आ जाएगा sec c माइनस टेन c इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये दोनों चीज इक्वल गिवन है, ठीक है ना? ये दोनों चीज इक्वल गिवन है, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू में इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल गिवन है, तो इसको दोनों को k मान लो ना। तो k इंटू k कितना आएगा? 1 आएगा, तो k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1, या फिर k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। और k क्या है? ये दोनों का वैल्यू तो मैंने k माना ना, तो ईच साइड इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 1। अच्छे से लिख देना फिर सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? थिंकिंग थॉट जो है वो कहां से आपको जनरेट करना है, तो बस और कुछ नहीं। हो गया ये? चलो लिख दीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर्ली अपना कॉपी में नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना? रिवीजन के टाइम वही काम आएगा, मैं तो नहीं रहूंगा तब। नंबर 7 देखो, cosec थीटा माइनस sin थीटा m दिया हुआ है और sec थीटा माइनस cos थीटा m दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन जनाब आपके पास आएगा ना, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ऐसे लॉनी में 1-2 एक्सरसाइज इसके ऊपर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां से जनाब आपको थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, ठीक है ना? थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि रिजल्ट जो है उसमें तो थीटा का कोई गुंजाइश नहीं है, थीटा दिख ही नहीं रहा है हमें, ठीक है ना? तो सिंपल सा चीज, थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो जब भी एलिमिनेशन का बात आएगा ना दोस्त, तो आप तीनों आइडेंटिटी को याद करोगे। हमेशा सिखा के दे रहा हूं, जब भी एलिमिनेशन का बात आएगा तीनों आइडेंटिटी को यूज करोगे। क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। अगर गलती से मैं साइन का और कॉस का वैल्यू निकाल देता हूं इन दोनों को यूज करके, तो खत्म, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी 1 होता है, अगर sec और tan में निकाल देता हूं तो हो जाएगा काम, ठीक है? तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम साइन और कॉस या फिर sec और tan ऐसे कुछ भी वैल्यू हम निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है? वो निकालने के बाद अपना आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और बेसिकली मैं साइन और कॉस के बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि यहां पे बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तब मैं sec और cosec, sec और tan या फिर cosec और cot के बारे में सोचता। एज यहाँ पे बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस वाला आइडेंटिटी एक ही होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? तो पहला क्या दिया गया है? cosec माइनस साइन का वैल्यू है m, और दूसरा क्या दिया गया? sec थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है n, ठीक? तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई साइन माइनस साइन इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा आपका
cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बराबर m। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? चलो यहां से हमारे को क्या मिल रहा है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू n, दैट इज ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू n रोमन 2। क्लियर है? अभी 1 मिल गया, 2 मिल गया, अभी अपन करेंगे क्या, यहां से सिंप्लीफाई कर देते हैं, सारे पूरा कहानी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे जरा ध्यान से सोचते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इन दोनों को 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा ना, और उसका वैल्यू आ जाएगा mn। ठीक है, तो इसको मान लेते 3। अभी 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू बन जाएगा m स्क्वायर n, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा m स्क्वायर n होल टू द पावर 1/3, या फिर अगर मैं एक साथ कॉस स्क्वायर थीटा निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा 2/3 4। सिमिलरली अगर आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो, सॉरी 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप लिख देना अच्छे से, मैं लिख नहीं रहा हूं, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन क्यूब थीटा आ जाएगा mn स्क्वायर, तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा mn स्क्वायर का होल रेज टू 1/3, तो यहां से साइन स्क्वायर भी एक साथ निकाल दो, तो ये आ जाएगा mn स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। ये हो गया 5। अभी 4 और 5 को ऐड कर दीजिए, काम तमाम। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर m स्क्वायर n होल रेज टू 2/3 प्लस इधर mn स्क्वायर होल रेज टू 2/3 खत्म। तो m स्क्वायर n होल टू द पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। समझे मेरी बात? क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखते सर, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। x का वैल्यू दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा, और y का वैल्यू दे रखा है cosec थीटा प्लस cot थीटा, और xy प्लस 1 का वैल्यू y माइनस x प्रूफ करना। तो चलिए कुछ नहीं है, नीचे से शुरू करते हैं। xy प्लस 1 क्या होगा देख लेते, चलिए ये हो जाएगा, मान लेते हैं sec माइनस tan इंटू cosec प्लस cot। वीडियो चल रहा है नहीं, देख लेते हैं। हाँ बढ़िया से चल रहा है। एक दिन क्या हुआ पता है आपको, जान दो, एक बार पढ़ा और पता नहीं 40-45 मिनट पढ़ा रहे है ना, जाकर के देखता हूँ मैंने वीडियो ही ऑन नहीं किया था। सोचो जरा कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसे तो सामने कोई बच्चा बैठा नहीं, किसी को पूछता हूँ तो जवाब नहीं मिलता है, ऊपर से जाकर के अगर सामने कोई नहीं है तो एक बार तो मन से पढ़ा दिए, वही चीज साथों साथ दोबारा बनाओ, इतना फ्रस्ट्रेटिंग कि पता चल जाए कि अभी कूद के मर जाए। समझ में आ गई? तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये 1 cosec प्लस cot, अच्छा cosec प्लस cot दिख रहा है, सही है। इसको y माइनस x में एक्सप्रेस करना है। अच्छा y माइनस x चाहिए, तो इसको अगर साइन और cos में सिंप्लीफिकेशन करते तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई cos थीटा आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, ये 1 बाई साइन और 1 बाई cos बाई साइन हो जाएगा, तो 1 प्लस cos बाई साइन हो जाएगा ये। अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे क्या यहां से? y माइनस एक्स निकालना है ना, y माइनस एक्स निकालना है। अच्छी बात है, बट निकाले तो निकाले कैसे, वही तो सवाल है। कॉस और साइन में कन्वर्ट करके कोई फायदा होगा क्या? मुझे तो लग नहीं रहा, आपको लग रहा है क्या? ये तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर कहां से आ जाएगा, 1 माइनस साइन बाई कॉस आएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन बाई कॉस आएगा। ठीक है, तो इस साइन को इधर भेज देते ना, हो जाएगा ना काम। 1 माइनस साइन थीटा, इस साइन को इस साइन वाले के नीचे लेकर के आ जाते हैं, और कॉस को कॉस वाले के नीचे लेकर के आ जाते हैं। ठीक है ना, देखो ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बट होना है तो एक जगह पे दिख गया, अगर नहीं दिखता है तो पागल हो जाओगे, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। 1 बाई साइन हो जाएगा cosec थीटा, माइनस साइन बाई साइन हो जाएगा आपका 1। अरे यहाँ पे तो cot थीटा चाहिए आपको। अच्छा, cot थीटा अगर चाहिए तब तो दिक्कत हो जाएगा दोस्त, तब तो फंस जाओगे पूरे तरीके से। नहीं, cot थीटा अगर चाहिए तब प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली,
अगर मैं ध्यान से सोचूं sec माइनस 10 है ना, तो sec प्लस 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तब भी काम नहीं होगा। बनेगा क्या काम? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको चाहिए y माइनस एक्स, दैट इज cosec माइनस sec। अच्छा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ रहा है? 1 sec इंटू कॉसेक, sec इंटू कॉसेक आ रहा है। अच्छा, प्लस sec इंटू कॉट कितना हो जाएगा? cosec थीटा हो जाएगा। माइनस 10 इंटू कॉसेक हो जाएगा आपका sin बाई cos sec थीटा हो जाएगा, और 10 इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से अपने पास क्या आ रहा है? cosec थीटा sec थीटा प्लस 1, तो cosec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 आ रहा है। cosec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 आ रहा है, बट उससे तो काम नहीं बनेगा ना। cosec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 आ रहा है, उससे तो काम नहीं बनेगा। बनेगा क्या? उससे काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अपन करे तो करे क्या यहाँ पे? xy प्लस 1, मुश्किल वाला सवाल हो गया नहीं? sec माइनस 10 हो गया और cosec प्लस cot हो गया। xy प्लस 1 सब दिखता है चला, कभी दिखता नहीं तो दिखता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो प्लस 1 मैंने भूल गया ना, प्लस 1 देना अपन भूल गया, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। sec cosec प्लस cosec माइनस sec, ओह माय गॉड, cosec माइनस sec तो y माइनस x का हिंट दे रहा है, बट sec cosec को अपन कैसे क्या करें? sec cosec बनना था cot प्लस 10। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो cosec माइनस sec, आ रही चीज देख देख करके मेरे को हिंट मिल रहा है। प्लस sec इंटू cosec जो बचा है उसको 1 डिवाइडेड बाई sin इंटू cos लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस sec थीटा, और प्लस 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अभी sin स्क्वायर बाई sin इंटू cos क्या आ जाएगा? प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगा तुम लोग का ये सब चीज, ज्यादा टेंशन मत करो। sin स्क्वायर बाई sin इंटू cos हो जाएगा tan थीटा, प्लस cos स्क्वायर बाई sin इंटू cos हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो cosec को cot के साथ जोड़ दूंगा और माइनस कॉमन लेकर के sec माइनस का लिख दूंगा, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये हो गया y माइनस एक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, जरा ध्यान से देखो। मैं तो बोलूंगा कि नंबर 9 वाला देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, आप एक बार पॉज लेकर के इसको खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, पार्ट 1 वाला तो बच्चे प्रूफ कर लेते हैं क्लास में, बट पार्ट 2 में बहुत बुरे तरीके से वो फंस जाते हैं, पार्ट 2 वो प्रूफ ही नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे एक खेल है, आप ध्यान से उस खेल को समझने का कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज लेकर के अगर ईमानदार बंदा हो तो ट्राई कर लिए, और अगर ईमानदार नहीं हो तब तो आपका सॉल्यूशन देखना ही बेकार है। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान से शुरू करते हैं। cos टू दी पावर 4a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर b प्लस sin टू दी पावर 4a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर b, और यहाँ पे 1 लिखा गया है ना, और इस 1 को मैं लिखना चाहता हूँ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर b क्यों नहीं लिखे? क्योंकि b डिनोमिनेटर में है, कॉमन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए नहीं लिखा। तो ये cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a माइनस sin टू दी पावर 4a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर b। क्लियर है? cos स्क्वायर a कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर b माइनस 1, और इधर sin स्क्वायर a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर b। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलो, अभी अपन यहां से क्या कर सकते हैं? देखो बेसिकली यहां से आप क्या कर सकते हो, वो अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे? हाँ, इसको तो एलसीएम अगर लेंगे cos स्क्वायर b को, तो cos स्क्वायर अच्छा देखो यहाँ पे b आएगा ना, तो sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर b। आगे और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी।
ठीक है, अब इस चीज को इधर लेकर के आकर के अगर ये फैक्टर पूरा पूरा कॉमन दिख रहा है ना, ये फैक्टर, तो उसको कॉमन अगर ले लेते हैं तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर अगर 0 है तो कोई भी एक फैक्टर 0 होगा, तो इसको भी 0 कर देंगे तो cos स्क्वायर ए का वैल्यू cos स्क्वायर बी के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर इसको 0 कर देंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी तो सेम है, ठीक है ना, तो ये तो कॉमन चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा ना, यहाँ से cos स्क्वायर ए मान लो कॉमन चला गया और अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज अगर इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो आप cos स्क्वायर को cos स्क्वायर बी को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करके देख लो, ठीक है ना। इसको यूज नहीं कर सकते वैसे भी, क्योंकि ये तो एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट है ना, इसको इसी जगह में यूज कैसे कर सकते हो, ऑब्वियस चीज है, इसको यहाँ पे यूज मत करो। आप cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो और इसको sin स्क्वायर बी लिख दो, ठीक है ना। अगर इसको यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, समझे क्या, ये क्योंकि सेम उसी लाइन से कंडीशन निकाल करके आप उसी जगह पे थोड़ी ना यूज कर पाओगे, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 है, तो ये साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर बी इक्वल मिल गया, cos स्क्वायर बी इक्वल मिल गया। अभी ये दोनों चीज यहाँ पे रख दो, आराम से रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 बी की जगह पे cos टू दी पावर साइन टू दी पावर 4 बी की जगह पे अगर मैं साइन टू दी पावर 4, अच्छा cos स्क्वायर बी है ना, cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4, cos टू दी पावर 4 है तो ये कैंसिल आउट होकर के आएगा cos स्क्वायर ए। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया शायद मैंने, यहाँ पे ए होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ए होना चाहिए, ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा और ये भी अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर के sin स्क्वायर ए होना चाहिए, और जिसका आंसर आ जाएगा 1। ये शायद ए होना चाहिए, मैंने गड़बड़ किया, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से अपना ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ सारे क्वेश्चन खत्म हुआ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है आज, ठीक है। तो इसके बाद जो भी रिमेनिंग बचा कुचा पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाले से अपन ट्रिग्नो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए तो यहीं तक समाप्त करें। प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना फोन करके, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, अलविदा।